सो द नेक्स्ट पार्ट इज ऑब्जेक्टिव्स। बट अभी तक कैन एवरीवन मुझे अफर्म कर सकते हैं सबको इंट्रोडक्शन की समझ आ गई है? एंड कैन एनीवन समराइज व्हाट एन इंट्रोडक्शन इज? ऑलराइट, ठीक है। यस, हम अपनी रिसर्च में ये बता सकते हैं कि हमारे रीजन में ये चीज नहीं हुई भी। इवन हम जैसे ये लर्निंग एनवायरनमेंट वाली रिसर्च है, तो मैं इसमें ये इसका रैशनल बना सकती हूँ कि दूसरे मेडिकल कॉलेजेस में तो ये रिसर्च हुई भी है, बट मेरे रावलपिंडी मेडिकल यूनिवर्सिटी में ये रिसर्च नहीं हुई भी, तो दैट इज रिसर्च गैप टू। ठीक है, ओके। सो ऑब्जेक्टिव्स के ऊपर आते हैं। ऑब्जेक्टिव्स जो होते हैं ना, दीज आर बेसिकली द मेजरेबल गोल्स टू बी अचीव्ड बाय कंडक्टिंग द रिसर्च। ऑब्जेक्टिव्स बहुत पिन पॉइंट शार्प से लाइंस होती हैं जिनको पढ़ के एक बंदे को अंदाजा हो जाता है कि इस रिसर्च में क्या होने वाला है। दे आर गोइंग टू कंट्रीब्यूट टू योर रिसर्च स्टडी डिजाइन एंड दे आर गोइंग टू एस्टैब्लिश द स्कोप ऑफ योर स्टडी। ठीक है, ऑब्जेक्टिव्स ऑलमोस्ट ऑलवेज स्टार्ट विद टू। ठीक है, जो भी रिसर्च करनी है, जो भी टॉपिक करना होता है, उस टॉपिक के पीछे जस्ट आप टू असेस, टू डिटरमिन भी लगा दें तो ऑब्जेक्टिव बन जाता है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल टू डिटरमिन द डिग्री ऑफ प्रोटेक्शन एट्रीब्यूटेबल टू एन XYZ वैक्सीन। ठीक है, अब इस टॉपिक का लेवल्स ऑफ फिजिकल एक्टिविटी इन डॉक्टर्स ऑफ होली फैमिली हॉस्पिटल, इसका ऑब्जेक्टिव क्या बनेगा? Remember, objective is always going to start with 2. To find the real cause of physical inactivity, to assess the levels of physical activity among doctors, to determine. Okay. इसका ऑब्जेक्टिव बनेगा टू असेस द लेवल्स ऑफ फिजिकल एक्टिविटी इन द डॉक्टर्स ऑफ होली फैमिली हॉस्पिटल। जस्ट सिंपल, आपने पीछे एक टू असेस लगा दिया, टॉपिक के पीछे आपका ऑब्जेक्टिव बन जाएगा। ऑब्जेक्टिव में हमने इधर उधर की बातें नहीं करनी, इंपॉर्टेंस नहीं बतानी, एक्स्ट्रा डिटेल्स में नहीं पढ़ना। ऑब्जेक्टिव इस तरह का होता है कि जब आप मीटिंग्स में जाते हैं अपना साइनॉप्सिस प्रेजेंट करने टू गेट एथिकल क्लियरेंस, तो वो कहते हैं कि अपना रैशनल की स्लाइड दिखाओ और ऑब्जेक्टिव की स्लाइड दिखाओ। दे डोंट वांट टू लिसन टू योर लॉन्ग इंट्रो, क्योंकि इंट्रो वो सुन के क्या करेंगे ना, इंट्रोडक्शन जस्ट इज गोइंग टू रिफ्लेक्ट योर लिटरेचर रिव्यू। वो जस्ट देखना चाहते हैं कि क्या करना चाहते हो आप, तो आप वो चीज कितना बताओगे, आप अपने ऑब्जेक्टिव में बताओगे, राइट? तो ऑब्जेक्टिव जो होते हैं ना, दे फॉलो अ क्राइटेरिया दैट इज स्मार्ट क्राइटेरिया। Objectives are specific, they are measurable, they are attainable, यानी आप उनको अटेन आसानी से कर सकते हो, they are relevant and they are time based. So most of you, या जो भी आप में से अपने साइनॉप्सिस पे काम कर रहे हैं, remember कि ऑब्जेक्टिव्स लिखते हुए योर ऑब्जेक्टिव्स शुड बी स्मार्ट इनफ। आपके ऑब्जेक्टिव्स बिल्कुल टॉपिक को रिफ्लेक्ट करने चाहिए, एंड सिर्फ साइनॉप्सिस के लेवल तक नहीं, जब आप आगे भी मैन्युस्क्रिप्ट राइटिंग भी करते हैं या एब्स्ट्रैक्ट लिखते हैं अपनी रिसर्च का, तो उसमें भी द फर्स्ट थिंग दैट द रिव्यूअर सीज इज कि क्या आपके जो ऑब्जेक्टिव्स हैं वो आपके टॉपिक को रिफ्लेक्ट कर भी रहे हैं कि नहीं। ठीक है, तो अगेन वी हैव अ पोल फॉर यू ऑब्जेक्टिव्स के लिए। प्लीज लॉन्च द पोल। अभी तक की समरी ये है कि साइनॉप्सिस हमारी रिसर्च का एक प्लान होता है। साइनॉप्सिस में एक इंट्रोडक्शन होता है, सबसे स्टार्ट में हम अपना टॉपिक लिखते हैं, टॉपिक के बाद हम ऑथर्स की लिस्ट लिखते हैं, एंड देन हम उनको प्रॉपर्ली सुपरस्क्रिप्ट करने के बाद इंट्रोडक्शन लिखते हैं। इंट्रोडक्शन गोज फ्रॉम जनरल टू स्पेसिफिक थिंग्स। इंट्रोडक्शन के अंदर नेशनल इंटरनेशनल स्टडीज होती हैं। इंट्रोडक्शन आइडेंटिफाइज द रिसर्च गैप, इंट्रोडक्शन टेल्स द इम्पोर्टेंस ऑफ योर रिसर्च, एंड इंट्रोडक्शन रिफ्लेक्ट्स योर लिटरेचर रिव्यू एंड द बैकग्राउंड ऑफ द प्रॉब्लम। ओके, सो मोस्टली लोगों ने ए आंसर किया है बिकॉज ऑब्जेक्टिव्स जो होते हैं वो हमेशा 2 से स्टार्ट होते हैं। अभी ये सेकंड पोल है, इसके बाद आई गेस 2 और पोल होंगे। ठीक है, so let's move forward. The third thing in your synopsis is going to be इसको एंड कर देते हैं। ठीक है, ऑपरेशनल डेफिनेशंस। ठीक है, ऑपरेशनल डेफिनेशंस आर डेफिनेशंस ऑफ द टर्म्स दैट यू आर गोइंग टू यूज इन योर स्टडी। ठीक है, अब लेट्स से मैं एक रिसर्च करना चाहती हूँ, मैंने देखा कि ना हॉस्पिटल में एक जगह इंट्रामस्कुलर इंजेक्शंस लग रहे थे और एक जगह इंट्रावीनस इंजेक्शंस लग रहे थे, और मैंने देखना था कि इसमें से कौन सा ऐसा इंजेक्शन है जिससे ज्यादा पेशेंट्स को ज्यादा पेन होती है।
पहले दिन मैं जाती हूँ IM जहाँ पे लग रहे होते हैं, और मैं वहां पर जाके पेशेंट्स को देखती हूँ कि पेशेंट्स कौन, कितने पेशेंट्स हैं जिन्होंने चीख मारी, कितने पेशेंट्स हैं जो रोना शुरू हो गए, कितने पेशेंट्स हैं जिन्होंने बिल्कुल भी कोई रिएक्शन शो नहीं किया। एंड नेक्स्ट डे मैं IV वालों के पास जाती हूँ और मैं उनको नोट करती हूँ, ठीक है। एंड थर्ड डे मैं दोनों के रिजल्ट्स को कंबाइन करने की कोशिश करती हूँ। मुझे याद नहीं आता एक तो चलो अगर मैंने नोट भी कर लिया, तो डू यू थिंक दिस इज अ स्टैंडर्डाइज्ड वे कि मैं पेन को इस तरीके से अपनी अपनी स्टडी में एक्सप्लेन करूँ या क्वांटिफाई करूँ पेन को? नो। तो क्या स्टैंडर्ड तरीका क्या होगा कि मैं एक पेन स्केल लूं और उसके ऊपर लोगों की पेन को ग्रेड करूं, ताकि मुझे पता चले कि कितने लोगों के, जैसे IM के जो पेशेंट्स थे उनकी मीन क्या, पेन उनके अकॉर्डिंगली क्या मीन था पेन का, और जो IV वाले पेशेंट्स थे उनका क्या था। तो इट इज बेटर टू क्वांटिफाई योर वेरिएबल्स दैट यू आर गोइंग टू वर्क ऑन इन योर साइनॉप्सिस, ठीक है। तो एक और एग्जांपल है अनीमिया के ऊपर। अब अनीमिया जो है वो आयरन डेफिशिएंसी अनीमिया पाकिस्तान में बहुत ज्यादा कॉमन है, क्योंकि यहाँ पर लोग मेल नरिश्ड हैं बहुत ज्यादा, ठीक है। अब हमारे पास पेशेंट ये नहीं आकर कहेगा कि मुझे अनीमिया है। अब मैंने अनीमिया के पेशेंट्स के ऊपर काम करना था। अब अनीमिया के पेशेंट्स क्या कंप्लेंट्स लेके आते हैं, पैलर लेके आते हैं, फटीग होगा, लाइट हेडेडनेस होगी। तो क्या मैं उनको इन सिम्टम्स की बेसिस पर क्वांटिफाई करूं, या इज देयर इज अ बेटर वे जिसके बेस पे मैं इनको क्वांटिफाई कर सकती हूँ, अनीमिया को डिफाइन कर सकती हूँ? हीमोग्लोबिन, ऑफ कोर्स आई विल गो फॉर देयर ब्लड CP, ठीक है। मैं सब पेशेंट्स की ब्लड CP करवाऊंगी और उस पे देखूंगी कि हीमोग्लोबिन पेशेंट्स के कितने कितने हैं, एंड देन मैं एक कट ऑफ सेट करूंगी अपने आप से, मैं खुद से कट ऑफ सेट करूंगी कि लेट्स से मेरी स्टडी में 11 से नीचे जितने भी पेशेंट्स होंगे मैं उनको अनीमिक कंसिडर करूंगी। इसका बेटर तरीका ये होता है कि मैं अपनी स्टडी में ये देखूं कि मेरी स्टडी, जैसे मैंने बताया कि पेरेंट स्टडीज होती है ना, तो जो पेरेंट स्टडी को खोलूं और देखूं कि पेरेंट स्टडी ने कितना कट ऑफ यूज किया था। लेट्स से पेरेंट स्टडी ने कहा था कि हम 9 का कट ऑफ रखेंगे हीमोग्लोबिन, यानी 9 से नीचे जो है ना वो उसको हमने अनीमिक कंसिडर करना है। तो फिर मैं उसको 9 अपनी स्टडी में भी 9 कंसिडर करूंगी, एंड मैं उस पेरेंट स्टडी को साइड करूंगी कि हाँ फलाने ऑथर ने फलानी जगह पे जो रिसर्च की थी उसने 9 का कट ऑफ यूज किया था, तो मैं भी 9 का कट ऑफ यूज करके अपनी स्टडी में जितने भी पेशेंट्स जिनका 9 से हीमोग्लोबिन कम होगा मैं उनको एनीमिक कंसिडर करूंगी, ठीक है। तो ये होते हैं ऑपरेशनल डेफिनेशंस। Okay, again we have a poll for you. I hope everyone can see the poll. Please launch it. अच्छा, मैं पेन वाली बात दोबारा बता देती हूँ। पेन वाली बात ये थी कि पेन को क्वांटिफाई करना है ना। लेट्स से कुछ पेशेंट्स होते हैं उनको ज्यादा दर्द होती है और कुछ को होती ही नहीं है, तो ये तो सब्जेक्टिव हो गया ना। तो इससे मेरी रिसर्च के रिजल्ट्स खराब हो सकते हैं। तो पेन का एक स्टैंडर्डाइज्ड स्केल बनाना, ताकि पेशेंट्स उसके ऊपर अपनी पेन को ग्रेड करें या हम उनकी पेन को ग्रेड करें और फिर उनको यूज करें फॉर द रिसर्च, ठीक है। तो दिस इज बेटर एज कंपेयर टू ये एक तरीका कि मैं खुद से वहां खड़ी हो जाऊंगी या पेशेंट्स को देखूं कि जो रो रहा है उसको ज्यादा पेन हो रही है, जो हंस रहा है उसको बिल्कुल पेन नहीं हो रही, जो नर्स को बोलना शुरू हो गया है उसको सबसे ज्यादा पेन हो रही है। तो ये तरीका बिल्कुल सब्जेक्टिव है और नहीं ठीक। और ऑपरेशनल डेफिनेशंस ये होती हैं कि हमने उस टॉपिक को अच्छे तरीके से, उस जो भी वेरिएबल हम यूज कर रहे हैं हमने उसको एक्सप्लेन करना होता है, डिफाइन करना होता है, उसका कट ऑफ दिखाना होता है। इसकी एग्जाम्पल ये है कि लेट्स से ये स्टडी थी स्ट्रोक के ऊपर, ठीक है। पोल के ऊपर हम बाद में आते हैं। अब लेट्स से मैं अपनी स्टडी में कुछ स्मोकर्स को रख रही हूँ। अब स्मोकर को भी मुझे डिफाइन करना है कि कौन सा इंडिविजुअल कंसिडर करूंगी मैं स्मोकर। An individual who has smoked any tobacco in the past 12 months, including those who have quit within the past year. तो ये चीज भी मुझे एक्सप्लेन करनी है। डायबिटीज को भी मुझे डिफाइन करना है कि ग्लूकोज लेवल 126 से ज्यादा होगा या इक्वल होगा तब मैं उसको डायबिटिक कंसिडर करूंगी। हाइपरलिपिडीमिया के लेवल्स को भी मैं बताऊंगी। खैर ये थोड़ा सा ज्यादा एडवांस्ड है, बट यू हैव टू डिफाइन legit every important variable in your research in the synopsis, ताकि आपको कट ऑफ्स का पता हो कि कितने पेशेंट, कितने से ज्यादा जो जिसकी वैल्यू होगी वो पेशेंट में उसमें इंक्लूड करूंगी और वो उससे कम वाले को नहीं इंक्लूड करूंगी, ठीक है। इसी तरह इंसोम्निया के भी स्केल्स होते हैं। लाइक यू कांट जस्ट गो टू स्टूडेंट्स एंड आस्क देम आपको रात को नींद आती है या नहीं। जितने बच्चों ने कहा नहीं हमें, वैसे तो जिससे ही पूछो वो कहेगा नहीं मुझे नींद नहीं आती। तो हाउ आर यू गोइंग टू क्वांटिफाई इट, ठीक है। आप उनको प्रॉपर क्वेश्चनएयर दोगे, प्रॉपर एक स्कोरिंग होगी उनकी, और उस स्कोरिंग की बेस पे कहोगे लेट्स से उस क्वेश्चनएयर का टोटल 10 स्कोर था, तो मैं कहूंगी कि जिसके भी 5 से ज्यादा स्कोर बन रहा है मेरी नजर में वो इंसोम्निक है
है और जिसका 5 से कम है वो उसको नहीं है इंसोम्निया। तो ये चीजें हमने पहले से बिफोर हैंड बतानी होती हैं ताकि बाद में एनालिसिस के दौरान हम इसको प्रॉपर्ली क्वांटिफाई कर सकें। सही है। तो क्वेश्चन था विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सूटेबल ऑपरेशनल डेफिनेशन फॉर इस्केमिक स्ट्रोक। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए एंड 70% लोगों ने यही किया है, बिकॉज ऑप्शन ए और बी में एज सच कोई डिफरेंस नहीं है। पहले ऑप्शन सी को रूल आउट करते हैं। इस्केमिक स्ट्रोक हैपेंस व्हेन द ब्लड वेसल सप्लाइंग ब्लड टू द ब्रेन गेट्स क्लॉट। इससे मुझे क्या पता चल रहा है, like how is this definition helping me in my research? It's just telling me कि हाँ ischemic stroke होता है, क्यों होता है, बस खत्म। ऑप्शन ए और बी में the difference is CT scan. CT scan again एक डायग्नोस्टिक तरीका है, ज्यादा स्टैंडर्डाइज है, तो हम उसको ज्यादा यूज करेंगे। और ऑप्शन बी में वो नहीं है, तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। ओके, then comes the important part. This is materials and method. ठीक है, मटेरियल और मेथड जो होते हैं ना, ये अक्सर बच्चों को रुलाते हैं, तो आई एक्सपेक्ट कि आप सब इसको बहुत गौर से सुने ताकि आप लोगों को समझ आए कि मटेरियल और मेथड्स होते क्या। अभी तक मैं जो बात की थी ना कि साइनॉप्सिस बताता है कि आपने क्या करना है, कैसे करना है, कब करना है, कहाँ करना है, वो सारी चीजें ना मटेरियल्स और मेथड्स बताते हैं। ये सारे क्वेश्चंस एक्सेप्ट फॉर द क्यों पार्ट, यानी वाई पार्ट तो हमें रैशनल में हमने बता दिया कि वाई आर वी डूइंग दिस रिसर्च। उसके अलावा जो सारे क्वेश्चंस होते हैं ना, वो मटेरियल्स और मेथड्स आंसर करते हैं। ठीक है, यस ऑब्जेक्टिव्स के बाद हम ऑपरेशनल डेफिनेशंस बताते हैं और उसके बाद हम मटेरियल्स और मेथड्स बताते हैं। तो मटेरियल्स और मेथड्स में काफी हेडिंग्स होती हैं। मटेरियल्स और मेथड्स यूजुअली इस तरह के नजर आते हैं। यूं हम मेथडोलॉजी की हेडिंग देते हैं और उसमें हम इस तरह के पार्ट्स ऐड करते जाते हैं। ठीक है, तो पहले हम इसके पार्ट्स देखते हैं और फिर हम एक एक पार्ट को एक्सप्लेन करेंगे। द फर्स्ट थिंग इज स्टडी डिजाइन। स्टडी डिजाइन इज योर अप्रोच टू द रिजल्ट्स। आई विल एक्सप्लेन इट इन अ बिट, ये क्या होती है। द नेक्स्ट थिंग इज स्टडी सेटिंग्स। स्टडी आपने करनी कहाँ है, किसी हॉस्पिटल में करनी है, किस सिटी में करनी है, कहाँ करनी है। ठीक है, कोई लैब है, कोई इंस्टीट्यूट है, ये सेटिंग होगी। देन वी हैव स्टडी पॉपुलेशन। किन लोगों पर करनी है, मेडिकल स्टूडेंट्स पे करनी है, पेशेंट्स पे करनी है, या मेडिसिन वार्ड में एक स्पेसिफिक डिजीज के पेशेंट यानी डेंगू फीवर के पेशेंट्स पे करनी है, टाइफाइड के पेशेंट्स पे करनी है। ये सारी चीजें मेरी स्टडी पॉपुलेशन मुझे एक्सप्लेन करेगी। देन वी हैव स्टडी ड्यूरेशन, कि कितने टाइम में आर यू एक्सपेक्टिंग कि आपकी स्टडी हो जाएगी। मोस्टली वी राइट 6 मंथ्स, बट 6 मंथ से ज्यादा ही लग जाते हैं। सो इट्स अप टू यू कि आप कितना टाइम रख रहे हैं कि आपका टाइम कितने टाइम में स्टडी हो जाएगी। देन वी हैव सैंपल साइज, कि कितने लोगों को आप स्टडी में रिक्रूट करने जा रहे हैं। एंड फाइनली वी हैव सैम्पलिंग टेक्निक, हाउ विल यू रिक्रूट द पार्टिसिपेंट्स। इसके अलावा भी पार्ट्स हैं मटेरियल्स एंड मेथड्स के, बट अभी के लिए जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है हमारे लिए ये 3 है, जो 3 थोड़े से मुश्किल है। सेटिंग भी समझ आ गई, पॉपुलेशन भी समझ आ गई, ड्यूरेशन भी समझ आ गया। अच्छा, स्टडी डिजाइन इज बेसिकली कि अब मेरे माइंड में एक रिजल्ट है, ठीक है, स्मोकिंग कॉजेज लंग कैंसर, लंग कैंसर इज द आउटकम। अब उस आउटकम को रीच करने के लिए ना मेरी डिफरेंट अप्रोचेस हो सकती हैं, डिफरेंट रास्ते हो सकते हैं। ठीक है, इस लाइन को प्रूव करने के लिए मैं डिफरेंट रास्ते ले सकती हूँ। स्मोकिंग कॉजेज लंग कैंसर, ठीक है। द फर्स्ट थिंग इज, पहले मैं स्मोकर्स को ले लूँ। ठीक है, पहला तरीका ये हो सकता है कि मैं स्मोकर्स को ले लूँ, ठीक है, और देखूं कि उनमें से कितनों को लंग कैंसर है, फिलहाल इस टाइम पर है। ठीक है, एक तरीका ये है कि मैं स्मोकर्स को ले लूं जिनको लंग कैंसर नहीं है, लेकिन मैं उनको तकरीबन 10 साल तक फॉलो अप करती रहूं और देखूं कि उनमें से कितने हैं जो अगले 10 इयर्स में लंग कैंसर डेवलप करते हैं। ठीक है, अब ये एक डिफरेंट स्टडी डिजाइन है, इसको हम कोहॉर्ट स्टडी डिजाइन कहते हैं। एक और है कि मैं लंग कैंसर के पेशेंट्स को ले लूं, ठीक है, और उनसे पूछूं कि तुम में से कितने थे जो स्मोकिंग करते थे। ये एक और स्टडी डिजाइन है। ठीक है, इसको हम कहते हैं केस कंट्रोल स्टडीज। तो अकॉर्डिंगली हम अपने स्टडी डिजाइन, अपने रास्ते को चेंज कर सकते हैं डिपेंडिंग ऑन द वे कि हम किस तरीके से उस एसोसिएशन को प्रूव करना चाह रहे हैं, स्मोकिंग कॉजेज लंग कैंसर को। अब लाजमी नहीं है कि आपकी स्टडी में सिर्फ एसोसिएशन हो। मोस्टली जो हम एज स्टूडेंट्स रिसर्च करते हैं, हम ये भी बता सकते हैं, हम बताना चाह रहे होते हैं प्रेवलेंस ऑफ इंसोम्निया इन मेडिकल स्टूडेंट्स, प्रेवलेंस ऑफ निकोटीन इनटेक इन मेडिकल स्टूडेंट्स। जो इस तरह की प्रेवलेंस वाली स्टडीज होती है ना, जो नॉर्मली सबसे ज्यादा यूज होती हैं, दैट आर क्रॉस सेक्शनल स्टडीज। ठीक है, इसीलिए मोस्टली हम यही कहते हैं कि बस क्रॉस सेक्शनल का कॉन्सेप्ट होना चाहिए, और आप अपने साइनॉप्सिस में लिख देते हो डिस्क्रिप्टिव क्रॉस सेक्शनल स्टडी और एनालिटिकल क्रॉस सेक्शनल स्टडी। ठीक है, एनालिटिकल जो स्टडीज होती हैं वो बताती हैं मेनली कि आपका कॉज एंड इफेक्ट क्या है, और डिस्क्रिप्टिव स्टडीज जस्ट डिस्क्राइब द प्रॉब्लम, कि क्या प्रॉब्लम एग्जिस्ट करती है। ठीक है,
आई होप स्टडी डिजाइन्स क्लियर है। अगर मैं इनके डिटेल में गई तो ये सेल्फ बहुत बड़ा टॉपिक है, बट फॉर नाउ आई गेस आप लोगों को सिर्फ इतना पता होना चाहिए कि क्रॉस सेक्शनल स्टडीज जो हैं वो सबसे ज्यादा यूज होती हैं अंडर ग्रेड लेवल पर। ठीक है, सो द नेक्स्ट थिंग इज सैम्पलिंग टेक्निक। सैम्पलिंग टेक्निक ये होती है कि पहले मुझे ये पता करना चाहिए कि सैंपल क्या होता है। ठीक है, अब मैं एक स्टडी करना चाहती हूँ, एक क्वेश्चन है कि मैं एक स्टडी करना चाहती हूँ प्रेवलेंस ऑफ COVID-19 इन रावलपिंडी पॉपुलेशन। तो आपके ख्याल से मुझे वो प्रेवलेंस किस तरीके से चेक करनी चाहिए? लाइक मुझे डोर टू डोर जाना चाहिए और पूछना चाहिए इस घर में कितने कोविड के पेशेंट्स हैं, और फिर उस घर का नोट करना चाहिए कि हाँ इस घर में नहीं है, इस घर में है। नो, ऑफ कोर्स। ठीक है, हम ऑफ कोर्स हॉस्पिटल डेटा भी ले सकते हैं, बट हमें ये करना होता है कि जब भी हम किसी पॉपुलेशन के ऊपर काम कर रहे हैं ना, हमें उसमें से सैंपल ड्रॉ करना होता है। हम कभी भी पूरी पॉपुलेशन से डेटा नहीं ले सकते, इट्स नॉट ह्यूमनली पॉसिबल। इवन एक इंस्टीट्यूट के अंदर भी, मैं अपनी यूनिवर्सिटी की बात करूं, हमारी यूनिवर्सिटी में लेट्स से 2000 मेडिकल स्टूडेंट्स हैं। अब 2000 मेडिकल स्टूडेंट्स को इंडिविजुअली अप्रोच करना और उनसे क्वेश्चन एयर फिल कराना मेरे लिए पॉसिबल नहीं है। तो फिर मैं क्या करूंगी, मैं एक सैंपल ड्रॉ करूंगी। अब जो सैंपल ड्रॉ होता है ना, उस सैंपल की ये कैरेक्टरिस्टिक होती है कि इट हैज टू रिप्रेजेंट द ओरिजिनल पॉपुलेशन। ओके, तो जिस तरीके से मैं वो सैंपल निकालती हूँ उसको हम सैंपलिंग टेक्निक कहते हैं। पॉपुलेशन से सैंपल निकाला जाता है, जिस तरीके से निकाला जाएगा वो सैंपलिंग टेक्निक होगी। ठीक है, अब it would be practically it would be normally be impractical to study a whole population, for example when doing a questionnaire study. I already explained this, but अब हमने करना किस तरीके से है ये हम नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं। ठीक है, जब भी लेट्स से अभी इस वक्त यू आर 304 पीपल। ठीक है, अब मैं क्योंकि मेरी फ्रेंड्स है, लेट्स से इस 304 लोगों में 10 मेरी फ्रेंड्स हैं, और क्योंकि मैं उनको जानती हूँ, मैंने क्वेश्चनेयर फिल करवाना है, तो मैं उन 10 से फिल करवा लेती हूँ, और ये मेरी कन्वीनियंस है ना। तो दिस इज कन्वीनियंस सैम्पलिंग। ठीक है, सबसे ज्यादा एज मेडिकल स्टूडेंट्स कन्वीनियंस सैम्पलिंग यूज की जाती है। जब भी आप लोग अपनी यूनिवर्सिटीज में कोई भी इंसोम्निया निकोटीन वाली रिसर्च करते हैं, यू बेसिकली प्रेफर कि हम जस्ट अपने फ्रेंड्स वगैरह से करवाया, फिर मैं बस में जाके बैठी, बस में 2-4 लड़कियां नजर आई, उनको क्वेश्चन पकड़ा दिया, फिर मैं हॉस्पिटल गई, हॉस्पिटल में 2-4 बैठे हुए थे, उनसे उनसे फिल करवा लिया। ये मेरी कन्वीनियंस है, इसमें मेरी मर्जी शामिल है। ठीक है, तो आपके ख्याल से जिस रिसर्च में मेरी कन्वीनियंस शामिल है उसके रिजल्ट्स ज्यादा बेटर होंगे, या जिसमें मेरी कन्वीनियंस नहीं शामिल उसमें होंगे? Yes, the second one is called probability sampling और random sampling। random sampling में ये होता है कि मेरी मर्जी नहीं चलती, हर इंडिविजुअल जो कि स्टडी में इंक्लूड हो सकता है ना, उसका इक्वल चांस होता है। मेरी फ्रेंड्स का ज्यादा चांस नहीं होगा, बस वाली लड़की का ज्यादा चांस नहीं होगा, हॉस्पिटल में जो लड़की मिली मुझे उसका ज्यादा चांस नहीं होगा। Legit, every person studying in my institute will have an equal chance of appearing in the study। और ये किस तरह होगा? अगेन, वेबिनार में जितने भी लोग हैं, लेट्स से मैं हर 1/5 पेशेंट, आप में से हर 1/5 अटेंडी को ले लेती हूँ, तो हर 1/5 को ले रही हूँ, इसमें मेरी मर्जी तो नहीं शामिल हो रही ना। तो ये बेसिकली रैंडम सैम्पलिंग की एक टाइप है। अब इन सैम्पलिंग की ना डिफरेंट टाइप्स होती हैं, और उनकी डिटेल्स में येट अगेन हम नहीं जाएंगे, बट ये है कि इनकी टाइप्स इट्स इंपॉर्टेंट फॉर यू टू नो, ताकि आप लोगों को पता हो कि आप लोग कौन सी एम्प्लॉय करेंगे। जैसे अब एक स्टडी है, ये स्टडी थी मेडिकल एजुकेशन, मेडिकल स्टूडेंट्स के ऊपर। ठीक है, मेडिकल लर्निंग एनवायरनमेंट हमने असेस करना था। अब टोटल हमारी यूनिवर्सिटी में जो लोग थे, दे आर अराउंड 1700 स्टूडेंट्स ना। तो अब 1700 स्टूडेंट्स के लिए मैं अपनी कन्वीनियंस अप्लाई कर सकती थी, बट मैंने नहीं की। मेरे लिए ज्यादा अच्छा ये था कि मैं रैंडम सैम्पलिंग करती, ताकि मेरे रिजल्ट्स स्ट्रेंथन हो जाते। तो मैंने क्या किया बेसिकली कि मैंने हर साल में, यानी स्टार्टिंग फ्रॉम फर्स्ट ईयर एमबीबीएस टू फाइनल ईयर एमबीबीएस, आई टुक एवरी 1/6 पेशेंट। ठीक है, आई एम सॉरी फॉर कॉलिंग पेशेंट्स, फॉर स्टूडेंट्स। ठीक है, हर 6 स्टूडेंट मैंने ले लिया, और उसको मैंने मैसेज किया पर्सनली कि इस तरह मैंने सिस्टमैटिक रैंडम सैम्पलिंग की थी, और उसमें जो मेरा सैम्पलिंग फ्रेम निकल रहा है उसमें आपका नाम आया है, तो प्लीज मेरा क्वेश्चनेयर फिल कर दें।
अब ये बेटर है एज कम्पेयर कि मैं ना लोगों के इनबॉक्स में जाके स्पैम करूं और उनको कहूं प्लीज फिल दिस क्वेश्चन, प्लीज फिल दिस क्वेश्चन। लोग नहीं करते, लोग आपका मैसेज सीन छोड़ देते। बट इफ यू टेल देम कि मैंने सिस्टमैटिक रैंडम सैम्पलिंग की है और आपका नाम और आप यहाँ आपका रोल नंबर, नाम तो हम नहीं डालते, रोल नंबर या आईडी नंबर डालते हैं, तो जो आपका रोल आईडी नंबर है वो आया है मेरे सैम्पलिंग फ्रेम में, तो प्लीज ये क्वेश्चन फिल करते हैं तो वो कर भी देंगे। ठीक है। अब ये ऑलमोस्ट ऑलवेज ऐसा नहीं होता कि हमेशा पॉसिबल हो, क्योंकि कभी कभी आपने पेशेंट्स कोई रेयर डिजीजेज होते हैं तो उसके लिए अब आप ये तो नहीं होता ना कि रैंडमली उसको करें, या हॉस्पिटल के पेशेंट्स हैं तो उसके लिए बेटर होता है कि आप कन्वीनियंस ही कर लें, या लाइक आप एसआईटीज के पेशेंट्स के ऊपर काम करना चाह रहे हैं तो आप जाएंगे और हॉस्पिटल में वार्ड के अंदर ऑलरेडी 2 ही बैठे हुए हैं एसआईटीज के पेशेंट्स, तो क्या आप उनमें रैंडम सैम्पलिंग करेंगे? नो, आप दोनों से डेटा ले लेंगे, राइट। तो अब रैंडम वाला ये है कि रैंडम की ना थोड़ी सी जो प्रोसीजर है ना, ये इतना इजी नहीं है जितना मैंने बताया। लाइक पहले आपको सारे पार्टिसिपेंट्स को आईडी नंबर देने होते हैं, आईडी नंबर के बाद आपको उनको जनरेटर में डालना होता है, फिर वो आपके पास फर्स्ट नंबर आता है, फिर आप एवरी लाइक इसका बहुत लंबा प्रोसीजर है जो कि मैं भी एक्सप्लेन नहीं कर सकती, बट इफ यू गाइज वांट टू लर्न इट, इसके ऊपर यूट्यूब में बहुत ज्यादा वीडियोस पड़ी हुई हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट इज अगेन पोल टाइम। ठीक है, प्लीज लॉन्च द पोल। अभी तक हमने ये पढ़ा है कि हम अपने मटेरियल्स और मेथड्स में ये चीज़ एक्सप्लेन करेंगे कि हमने रिसर्च किस तरीके से करनी है, उस रिसर्च में हमारा मेथड क्या होगा। ठीक है, यू हैव टू एक्सप्लेन द स्टडी ड्यूरेशन, यू हैव टू एक्सप्लेन द पॉपुलेशन, ठीक है, सेटिंग, एक एक चीज़, ताकि जो आपके जिनसे भी आपने क्लियरेंस लेनी है, एथिकल क्लियरेंस लेनी है, उनको पता हो कि ये रिसर्च किस तरीके से होने जा रही है। ठीक है, अगर कोई मेडिसिन वार्ड के एचओडी के पास आप जाते हैं और उनको बता ऐसे ही बोलेंगे कि मैं साइटिस के पेशेंट के ऊपर रिसर्च करना चाहता हूँ, तो वो व्हाई वुड ही गिव यू एथिकल क्लियरेंस? ठीक है, आप उनको पूरे अपने मटेरियल्स और मेथड्स दिखाएंगे कि ये वाला पेशेंट मुझे चाहिए, इतने ड्यूरेशन के लिए मैं आपके वार्ड में आऊंगा और मैंने ये काम करना है। ठीक है, मैं ये चीज यूज करूंगा, तो ये चीज मुझे जो है ना आप एथिकल क्लियरेंस दे दें, तब ही विल बी कन्विंस्ड कि हाँ ये कोई रिसर्च होने लगी है। सही है। A researcher wants to conduct a research to assess effect of sleep quality on academic performance in students of first year MBBS. Which sampling technique is better? Of course, random systematic sampling is important, क्योंकि हम स्टूडेंट्स पे कर रहे हैं, तो स्टूडेंट्स पे तो हमारे लिए फीजिबल भी है कि हम रैंडम सैम्पलिंग टेक्निक को फॉलो करें। यही अगर पेशेंट्स होते तो हम कह सकते थे कि नहीं, हम नहीं कर सकते, पेशेंट्स के ऊपर इतना पॉसिबल नहीं है कि हम रैंडमली पेशेंट्स को सिलेक्ट करें। हाँ, अगर कोई ऐसा डिजीज है जो बहुत ज्यादा प्रेवलेंट है, जैसे हम समझो पूरा डेंगू का एक वार्ड भरा हुआ है, तो उसमें मैं कर सकती हूँ कि हाँ एवरी थर्ड बेड पे जो पेशेंट लेटा हुआ है उसको मैं इंक्लूड कर लेती हूँ। ठीक है, बट लाजमी नहीं है ना कि हम हमेशा ही प्रेवलेंट डिजीजेस के ऊपर रिसर्च करें। ठीक है, अभी मेथड्स खत्म नहीं हुए हैं। मेथड्स का नेक्स्ट पार्ट है इंक्लूजन एंड एक्सक्लूजन क्राइटेरिया। अच्छा, अब जल्दी से कोई मुझे बता सकता है इंक्लूजन और एक्सक्लूजन क्राइटेरिया नाम से क्या लग गए, क्या हो सकते हैं? इंक्लूजन एंड एक्सक्लूजन क्राइटेरिया। Add and remove, who isn't involved and isn't a participant, qualified or disqualified. आयशा कह रही हैं people to be included और excluded, किनको डालना है किनको नहीं। अच्छा, इंक्लूजन क्राइटेरिया तो पता चल गया, जो लोग आपने अपनी स्टडी में डालने हैं, क्यों डालने हैं, कैसे डालने हैं, वो डिफाइन हो गया। ठीक है, लेकिन एक्सक्लूजन क्राइटेरिया एक मिसकंसेप्शन है। जब भी बच्चों से पूछा जाए कि इंक्लूजन क्राइटेरिया एक्सक्लूजन क्राइटेरिया क्या होता है, इंक्लूजन वो जो इंक्लूड हो जाए, एक्सक्लूजन वो जो एक्सक्लूड हो जाए, ऐसा नहीं होता। इंक्लूजन क्राइटेरिया इज बेसिकली वो जो इंक्लूड हो जाए, बिल्कुल ठीक। बट एक्सक्लूजन क्राइटेरिया वो होता है जो इंक्लूड हुए थे इंक्लूजन क्राइटेरिया में, बट हमें उनको एक्सक्लूड करना पड़ा ड्यू टू एनी रीजन। ठीक है, एग्जाम्पल पे जाते हैं। फिजिकल एक्टिविटी वाली रिसर्च थी, मैंने डॉक्टर्स की फिजिकल एक्टिविटी चेक करनी थी। अब मैं डॉक्टर्स की फिजिकल एक्टिविटी चेक करने गई तो मेरा इंक्लूजन क्राइटेरिया बन गया कि डॉक्टर्स नर्सेज जो भी थे होली फैमिली हॉस्पिटल में, मैंने उनको सर्वे कर लिया और मैं उनको इंक्लूड कर लूंगी। ठीक है, बट एक्सक्लूजन क्राइटेरिया इस केस में क्या हो सकता है? ऐसा डॉक्टर जो चल फिर नहीं सकता सही तरीके से, या बेड रिडन हुआ है, या वो डॉक्टर जिसको कोई ऑर्थोपेडिक मसला है, तो वो एक्सक्लूड हो जाएगा। अर्लियर इंक्लूजन क्राइटेरिया में ऐसा डॉक्टर इंक्लूड हो गया था, बट मुझे उसको एक्सक्लूड करना पड़ा, राइट। इसी तरह अगर हम इस रिसर्च में देखें कि इस स्कीम में एक स्ट्रोक के पेशेंट्स हैं,
हमने इस्केमिक स्ट्रोक के पेशेंट्स को इंक्लूड कर लिया, लेकिन कौन सा पेशेंट एक्सक्लूड होगा? जो पेशेंट मुझसे बात ही नहीं कर सकता, जो कम्युनिकेट ही नहीं कर सकता, तो फिर उसको मैं कैसे इंक्लूड कर लूं अपनी स्टडी में? और एक और एस्पेक्ट ये होता है कि वो पेशेंट जो मुझे कॉन्सेंट ही ना दे कि मैं उससे डेटा कलेक्ट करूं, तो ऑफ कोर्स ऐसे केसेस में फिर मैं रिसर्च उस पेशेंट से डेटा नहीं ले सकती, राइट? तो ये चीजें होती है जो हमने इंक्लूजन एक्सक्लूजन क्राइटेरिया में रखनी होती है। एक और एग्जांपल, मेडिकल स्टूडेंट्स फ्रॉम फर्स्ट टू फाइनल ईयर एमबीबीएस आरएमयू मैंने इंक्लूड कर लिए, ठीक है, बट वो जिनको मैंने एक्सक्लूड किया वो कौन थे? जिनकी सप्ली थी। अगेन इसके कुछ रीजंस थे कि सप्ली वाले पेशेंट्स को हमने एक्सक्लूड कर दिया, बट यू कैन सी कि इंक्लूजन क्राइटेरिया के अंदर से निचोड़ के हमने एक्सक्लूजन क्राइटेरिया निकाला है। ऐसा नहीं है कि जो इंक्लूड हो गए वो इंक्लूजन क्राइटेरिया थे, जो एक्सक्लूड हो गए वो एक्सक्लूजन क्राइटेरिया था, ठीक है। यस यू कैन मेक अमेंडमेंट्स, बट देखो अगर आप स्टार्ट में डिफाइन कर दोगे आपके इंक्लूजन और एक्सक्लूजन क्राइटेरिया और बाद में उनमें ओवरलैप करोगे तो आपके रिजल्ट्स भी खराब होंगे, ठीक है। ओके, आई होप एवरीथिंग इज क्लियर सो फार, और आप लोगों को सब कुछ समझ आ रही है। अगर किसी को कोई चीज, कोई भी कंफ्यूजन है तो आप लोग चैट बॉक्स में लिख सकते हैं। लेट्स मूव फॉरवर्ड। वी हैव डेटा कलेक्शन टेक्निक एंड प्रोसीजर, ठीक है। डेटा कलेक्शन प्रोसीजर और टेक्निक से नाम से पता चल रहा है कि मैंने डेटा किस तरीके से निकालना है, ठीक है, और उसको मैंने किस तरीके से कलेक्ट करना है। ये सैंपल साइज रह गया। सैंपल साइज ये होता है कि आप अपनी मर्जी से नहीं लेते हो। सैंपल साइज इटसेल्फ एक पूरा डिफरेंट टॉपिक है जिसके ऊपर नेक्स्ट संडे में हमारा वेबिनार है, तो मैंने उसको टच नहीं किया। बट सैंपल साइज आपको एक स्टैंडर्डाइज्ड तरीके से निकालना होता है। यू कांट जस्ट से कि मैं 150 स्टूडेंट से डाटा कलेक्ट करूंगी। मुझे वैसी ही स्टडीज को ढूंढना पड़ता है, उनको प्रॉपरली अपने कैलकुलेटर, सैंपल साइज कैलकुलेटर में डाल के एक सैंपल साइज निकालना होता है और फिर उस सैंपल साइज को यूज करना होता है, ठीक है। तो वो उसका एक प्रॉपर प्रोसीजर है, इंशाल्लाह वो नेक्स्ट संडे हम उसको लर्न करेंगे, ठीक है। तो डेटा कलेक्शन टेक्निक और प्रोसीजर। अब आप लोगों ने एक डेटा कलेक्शन टेक्निक देखी होगी जो आप लोगों की क्लास में हर दूसरे दिन आपकी क्लास फेलोज या सीनियर जूनियर आ जाते हैं कि प्लीज ये क्वेश्चन एयर फिल कर दें, ठीक है। एक तो ये टेक्निक है, लाइक आप किस तरीके से क्वेश्चन एयर को आप डेटा को कलेक्ट करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन एयर हो सकता है, हॉस्पिटल के पेशेंट्स हैं, अब कुछ पेशेंट्स हैं जो नहीं बोल सकते, तो उनमें मैं लैब रिपोर्ट्स चेक कर सकती हूँ। लैब रिपोर्ट्स कैन बी अ टेक्निक टू, ठीक है। मैं इंटरव्यू कर सकती हूँ अपने पार्टिसिपेंट्स का, ठीक है, और मैं फोकस ग्रुप डिस्कशंस भी करा सकती हूँ। तो ये सारी मेरी टेक्निक्स होती हैं डेटा को कलेक्ट करने की, और प्रोसीजर अगेन के किस तरीके से डेटा को कलेक्ट किया जाएगा, सही है। अब हम यहाँ पर देखते हैं। अब जैसे इस रिसर्च में हमने वेस्ट सर्कमफ्रेंस, हिप सर्कमफ्रेंस, ये सारी चीजें देखनी थी, ठीक है, उनको हमने डिटरमिन किया। डेमोग्राफिक डाटा लिया। डेमोग्राफिक ये होता है कि एज, जेंडर और इस तरह के जो इंपॉर्टेंट वेरिएबल्स होते हैं ना, जो किसी क्वेश्चनएयर का तो पार्ट नहीं होते बट आपको लेने होते हैं, ठीक है। एंड डेटा पर्टेनिंग टू रिस्क फैक्टर्स ऑफ स्ट्रोक विल बी कलेक्टेड। तो ये हमारे डेटा कलेक्शन प्रोसीजर और टेक्निक होती है। सबसे पहले हम डेमोग्राफिक डेटा लेंगे एंड देन पार्टिसिपेंट्स को हम कहेंगे कि अपनी जेंडर बताओ, एज बताओ, ऑक्यूपेशन वगैरह बताओ। तो ये हमने क्या बता दिया, अपना डेटा कलेक्शन प्रोसीजर बता दिया। एंड देन वी हैव प्लान फॉर डेटा एंट्री एंड एनालिसिस, ठीक है। अब एनालिसिस हमेशा सबको तंग करता है, और अक्सर ये होता है कि मीटिंग्स वगैरह में जो है वो आप जब भी एनालिसिस वगैरह का पूछते हैं तो आप लोग परेशान हो जाते हैं कि हमें तो भी एनालिसिस नहीं आता, वो तो हमने सीखना है। तो और टीचर कहते हैं कि नहीं, मुझे एनालिसिस का पूरा प्लान चाहिए। तो एनालिसिस ये होता है कि आप पहले से डिफाइन कर देते हैं कि हमारे कौन से इंपॉर्टेंट वेरिएबल्स हैं, कौन से डिपेंडेंट वेरिएबल्स हैं और कौन से इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स हैं, और उन वेरिएबल्स को मैं आपस में किस तरीके से रिलेट करूंगी। लाइक इसमें कोई हार्ड एंड फास्ट कोई वो नहीं है। आप जस्ट थोड़ा बहुत मोटा मोटा इस तरह बता सकते हैं कि मैं ये वाला सॉफ्टवेयर यूज करूंगी, सॉफ्टवेयर का ये वर्जन होगा, मैं ये वाले टेस्ट लगाऊंगी, डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स लगाऊंगी, मैं अपने एज का मीन निकाल लूंगी, क्वांटिटेटिव वेरिएबल्स को ये कर दूंगी। जस्ट फॉर नाउ अगर आप लोग अपना सिनॉप्सिस लिख रहे हैं ना, 3 लाइंस आप लोग लिखते हैं। डेटा विल बी एनालाइज्ड इन SPSS वर्जन 26। क्वांटिटेटिव वेरिएबल्स विल बी एनालाइज्ड थ्रू टी टेस्ट लिख दें या कुछ भी इस तरह का लिख दें, डिस्क्रिप्टिव स्टैट्स वगैरह का, या क्वालिटेटिव टेस्ट के लिए आप chi स्क्वायर टेस्ट लिखते हैं, ठीक है। अगर आप ये मोटा मोटा भी लिख देना तो कभी कभी जो होते हैं ना टीचर्स वगैरह वो इसी से सेटिस्फाई हो जाते हैं। एंड देन यू हैव टू मेंशन के पी वैल्यू
कौन सी ऐसी पी वैल्यू होगी जिसको मैं स्टेटिस्टिकली सिग्निफिकेंट कंसिडर करूंगी? मोस्टली ये 0.05 से कम ही होती है। पी वैल्यू होती क्या है? पी वैल्यू इज द प्रोबेबिलिटी वैल्यू, कि कितना चांस है कि ये इवेंट अकर हो सकता है। खैर ये एनालिसिस की ही बात है, बट ये चीज आपने अपनी साइनॉप्सिस में मेंशन करनी है। अच्छा, टेक्निक ये होती है जस्ट क्वेश्चनर, लैब रिपोर्ट्स, इंटरव्यू, ये मेरी टेक्निक है। प्रोसीजर मैंने पूरा डिटेल बताना है। इनिशियली मैंने ये करना है, मैंने एथिकल रिव्यू बोर्ड से मैं वो लूंगी, अप्रूवल लूंगी, फिर उसके बाद मैं पार्टिसिपेंट्स को अप्रोच करूंगी, उनकी इन्फॉर्म्ड कंसेंट लूंगी, पार्टिसिपेंट के डेमोग्राफिक वेरिएबल्स लूंगी, उसके बाद जो भी मैंने मेजर करना है वो करूंगी, या लैब रिपोर्ट्स देखनी है वो करूंगी, और फिर ये मेरा पूरा प्रोसीजर होगा डेटा को कलेक्ट करने का। ठीक है। और लाजमी नहीं है कि साइनॉप्सिस आपने एचओडी को प्रेजेंट करना हो, बट ये होता है कि अक्सर अक्सर जो कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज होती हैं उनकी पूरी जो होती है ना एथिकल की एक कमेटी होती है, बोर्ड, लेकिन कुछ की नहीं होती। तो फिर ये होता है कि जिस डिपार्टमेंट से आपने जिस डिपार्टमेंट में आपने रिसर्च करनी होती है, आप उस डिपार्टमेंट के एचओडी को बता देते हैं। मोस्टली ये होता है कि जैसे आरएस में हम लोग पहले साइनॉप्सिस सारे इकट्ठे कर लेते हैं, एंड देन वी होल्ड अ मीटिंग, और उस मीटिंग में सारे साइनॉप्सिस प्रेजेंट किए जाते हैं। ऐसा नहीं होता कि रैंडमली आप किसी भी एचओडी के पास जाएं और उनसे कह दें कि मुझे क्लियरेंस दे दो। शायद ऐसे कुछ करते हो, बट हम इधर ऐसा नहीं करते।